मैं मनोज, सहआचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में आदिकाल की प्रवृत्तियों पर आधारित व्याख्यान की अगली कड़ी प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और विगत व्याख्यानों से आप लोगों को स्पष्ट होगा कि आदिकाल की तमाम महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से 3 प्रवृत्तियों पर हम लोगों ने विगत के व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है रासोकाव्य। आप सभी जानते हैं कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में एक रासो साहित्य भी महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन इस क्रम में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये रासो साहित्य उन जैन साहित्य में जो रासो काव्य हैं उनसे अपने अलग तेवर, अलग विशिष्टताओं से संपन्न ये रासो काव्य हैं। जैन साहित्य में जो रास काव्य हैं वो वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है। अगर जैन साहित्य के रास काव्य और वीर गाथाओं से के रूप में लिखित रासो काव्यों की तुलना हम करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों की रचना शैलियों में व्यापक अंतर है। दोनों अलग अलग भूमियों पर विकसित हुई हैं। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि से प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है जो वीर गाथा परक रासो काव्य में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र और प्रशंसा से। जो वीर गाथा परक रासो काव्य हैं वो किसी न किसी राजा के पर केंद्रित हैं। उसका मूल चरित्र किसी न किसी राजा के वीरतापूर्ण कथाओं को कहना है। इनकी काव्य की विषय वस्तु में जैसा कि बताया जा चुका है कि इसमें राजाओं के चरित्र और प्रशंसा से भरी पड़ी है। फलस्वरूप इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। जो वीर गाथाओं से संपन्न रासो काव्यों पर अगर हम देखते हैं, ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा लेते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती अर्थात बाद के भाषा रूपों की झलक मिलती है। क्योंकि ये रासो काव्य एक समय में नहीं लिखे गए। इनकी लोकप्रियता के आधार पर बाद के उत्तराधिकारी राजाओं ने अपने समकालीन कवियों द्वारा उसी शैली में उन कथाओं का विस्तार दिया, जिसके कारण भाषा के रूप में परिवर्तन दिखता है। राजस्थान के कतिपय इतिहासकारों ने रासो काव्यों की इन्हीं बातों के कारण, इन्हीं भाषागत विविधता के कारण उसे अप्रमाणिक रचना मानने के लिए अपना तर्क देते हैं। भाषा वैज्ञानिकों में से उन्हें समर्थन भी मिलता है। वास्तव में सत्य यही है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उनमें से जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं वे प्रक्षिप्त हैं अर्थात बाद में जोड़े गए हैं। इसी मान्यता के आधार पर रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करना ही समीचीन है और इस प्रकार हम उस समय के प्रसिद्ध रासो काव्यों की
संक्षिप्त चर्चा करते हुए उसकी आदिकाल की विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को हम स्पष्ट करेंगे। रासो काव्य में सबसे पहला रासो काव्य जो उपलब्ध होता है खुमान रासो है। वो उसके रचयिता दलपत विजय थे, जो खुमान नरेश के समकालीन कवि थे। इनका काल 9वीं शताब्दी ठहरता है। खुमान रासो के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल निर्धारण करते हुए कहा है कि 9वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना मानने का तर्क दिया है। वास्तविकता यह है कि यह काव्य मूल रूप से 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान और भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य का प्रमाण मिलता है कि ये 9वीं शताब्दी की ही रचना है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिपि पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भ के अनुसार इसमें नायिकाव्य भेद, षट ऋतु वर्णन आदि काव्य रीति का भी चित्रण मिलता है। राजाओं की प्रशंसा करना ही इस खुमान रासो का मुख्य उद्देश्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। प्राचीन काल में मुद्रण छापेखाने की मशीन के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्यों के प्रति वैसा आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूपों के प्रभाव पड़ते रहते। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ। ये स्वाभाविक भी है कि पहले छपने की मशीन नहीं थी, तो भाषा जो भी उस प्रचलित लोकप्रिय रासो काव्य को लिखने वाला होता था, उस लिखने वाले की भाषा का प्रभाव उस ग्रंथ पर पड़ जाता था। ये स्वाभाविक भी है। दूसरी प्रचलित रचना बिसल देव रासो, ये नरपति नाल कवि द्वारा रचित है। 1155 ईस्वी में इसकी रचना प्रतीत होती है। इस कवि का नरपति नाल के बारे में इतिहासकार डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इतिहासकार हैं डॉक्टर महताब प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। इधर के नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति भी मिली है, जिससे इस काव्य का रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। बिसल देव रासो जो नरपति नाल की लोकप्रिय रचना है, ये मूलतः गेय काव्य है। इसके गेयता के कारण इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मेनारिया इतिहासकार जो थे उनका मानना है कि काव्य गेय नहीं था, शायद ये गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं। इसी आधार पर मेनारिया का कहना है कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह
पाठ बिसल देव रासों का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होता है। बिसल देव रासों के श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल के प्रेमाखानक काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बिसल देव रासों एक ऐसी कृति है कि आगे के काल बिसल देव रास एक ऐसी कृति है कि जिसमें जिस तरह की भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है, जिस शैली में उसकी रचना की गई है, उसी के आधार पर भक्ति काल का प्रेमाख्यानक काव्य भी विकसित हुआ प्रतीत होता है। आगे चलकर रीति काल के सरस श्रृंगार काव्य भी उसी पर विकसित हुआ प्रतीत होता है। बिसल देव रास में आदिकाल के लोकप्रिय जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें से सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ ये भी है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें ये मूलतः श्रृंगार परक काव्य है। तीसरी जो रासो काव्य रचना उपलब्ध होती है हमीर रासो। वो प्राकृत पैगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले हैं। इन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हम्मीर अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हम्मीर की प्रशंसा चित्रित होगी। परंतु राहुल सांकृत्यायन ने इन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। इस प्रकार सांगधर कृत हमीर रासों का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर का प्रश्न अभी भी हल नहीं हुआ है। चौथी कृति जो परमाल रासो है वो उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से प्रचलित है। वही परमाल रासो मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था। अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी है। गेयता के कारण वो जिस शैली और जिस गेयता के साथ लिखा जाता है, जो गाता है उसकी भाषा का वो अपने सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तित करते रहता है। इस कारण इसका मूल रूप से बहुत इतर जो उपलब्ध है वो उससे बहुत अलग है। यह रासो काव्य गेय काव्य था, इसलिए इसके मूल रूप की सुरक्षा नहीं हो सकी। उसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं, अनेक अंशों के वर्णन में और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। धीरे धीरे आला लोकगीत की एक शैली भी बन गया है। अतः आधुनिक विषयों पर भी आला लिखे जाने लगे हैं। अब आप गाँव में आला गाने वाले लोगों को पहले सुने होंगे या अपने बाबा और पिता से पूछेंगे तो आला गाने वाले लोग पहले होते थे। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव के कारण मौखिक रूप में उपलब्ध आलखंड के आधार पर परमार रासों के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन नहीं है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलखंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया।
इस नए रूप में उपलब्ध परमार रासो यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक कृति तो नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल परमार रासों के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। परमार रासों का रचयिता जगनीक नामक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमर्दिदेव का आश्रित था। उसने इस काव्य में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। इसी आधार पर इसका रचना काल 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब हम इस गायक संगीत के साथ गाते हैं, तो दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। विवाह और शत्रु प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। भाव के अनुसार ही भाषा भी चलती है और उसमें एक विशेष शब्द ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। गेयता का गुण इस काव्य का विकसनशील लोक गाथा काव्य की श्रेणी में ले जाता है, किंतु इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई होगी। भाषा की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि गेयता के साथ लोगों के मुख पर यह जीवित थी, इसलिए समय के साथ उसकी भाषा में बदलाव होना स्वाभाविक है। इसलिए इसकी भाषा को लेकर कोई चिंतन किया नहीं जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध है पृथ्वीराज रासो। अगले पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते हैं कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, और चंद्रवरदाई के संबंध में, पृथ्वीराज रासो के संबंध में उसकी प्रामाणिकता और प्रामाणिकता के प्रश्न को लेकर हम लोगों ने अलग से एक व्याख्यान किया था, जिसे आप लोगों को याद होगा। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं मौजूद हैं। शुक्ल जी इनका जन्म 1168 ईस्वी माना है। लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया, और उसमें चंद की प्रामाणिकता को लेकर चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता के कारण उसमें जो तमाम तरह के इसके संस्करण उपलब्ध हुए हैं, उन संस्करणों के में विविधता के कारण, अंतर के कारण इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। अभी तक पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हुए हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 खंड हैं और 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य है। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई मानी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 खंड हैं, 19 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, इसमें 1300 छंद हैं।
इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो के इन 4 संस्करणों से स्पष्ट है कि इसके मूल संस्करण को लेकर तमाम विवाद होते रहे हैं और उसकी प्रामाणिकता को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए गए हैं। जैसा इस संदर्भ में हम लोगों ने विस्तार से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने कर ली है। कोई भी कवि या कोई भी कविता रचने वाला कवि को उसको स्वतंत्रता होती है, उसकी रचना में ऐतिहासिकता का निर्वाह अगर खोजें, ऐतिहासिक तथ्यों से मिलान करें तो संभव नहीं है। आप तुलसीदास के रामचरितमानस को अगर ध्यान रखें तो वो 1600 ईस्वी के आसपास रची गई और उसमें वर्णित राम की कथा को, राम के जन्म और राम के जुड़ी घटनाओं के ऐतिहासिक तथ्यों से मिलान करेंगे तो स्वाभाविक है कि राम उनसे अगर हुए भी होंगे तो बहुत पहले हुए होंगे। कभी अपने बातों को, अपने जो कहना चाहता है उसके पास उतनी छूट होती है कि वो कथा का इस्तेमाल करता है, चरित्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपनी बातों को उस कथा और चरित्रों के माध्यम से कहता है। उसमें ऐतिहासिकता के निर्वाह को करना उसकी मजबूरी नहीं है, उसे उतनी छूट होती है कि वो कल्पना के सहारे अपनी बातों को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके वो अपनी बातों को लोगों के पास पहुंचा सके। इसलिए इसके पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की महत्वपूर्ण रचना है, आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसके आधार पर आदिकाल के विशेषताओं को रेखांकित किया जाता है। अब रासो काव्य जो वीर राजाओं के चरित्र को पर आधारित रचा गया ग्रंथ था, अब उस पर चर्चा, उसकी प्रवृत्तियों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब अगले व्याख्यान में हम लोग आदिकाल की शेष प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।